नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए देरी न करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न, साइक्लोन 2025 किन दो देशों के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो साइक्लोन जो है चक्रवात जिसे हम लोग जानते हैं, तो ये साइक्लोन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, न कि चक्रवात है। ठीक है, तो इसका नाम है जो है साइक्लोन। किन दो देशों के मध्य हो रहा है? तो भारत और मिस्र के मध्य हो रहा है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज या बीकानेर के पास में जो है ये अवस्थित है, बीकानेर में अवस्थित है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में 10 फरवरी को आयोजित हुआ। ये इस साल जो है ये तीसरा संस्करण है। तो तीसरा संस्करण का आयोजन जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। कौन सा? साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के मध्य है? तो भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना के बीच आयोजित एक संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास जो है ये जो है थल सेना के बीच में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर सैन्य अभ्यास है। और मिस्र और भारतीय वायुसेना के बीच, दोनों के बीच एक अलग से संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसे डेजर्ट वॉरियर के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अलग है और जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 2025 ये अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस। 11 फरवरी 2025 जो है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार और आगे का रास्ता विषय पर जो है थीम पर जो है ये मनाया गया। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और ये हकीम अजमल खां की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि ये हकीम अजमल खां ने ही यूनानी पद्धति की शुरुआत जो है भारत में की। पहला यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी 2018 को मनाया गया। 460 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा के जनक की शिक्षाओं पर आधारित जो है ये पद्धति है यूनानी पद्धति। और ये जो है प्राचीन ग्रीस यानी यूनान में विकसित हुई थी और भारत में अरबों द्वारा शुरू की गई थी। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी CCRUM की स्थापना की बात करें तो इसके लिए केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी स्थापित किया गया है 1978 में। यूनानी चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान के लिए शीर्ष संगठन कौन सा है? तो यही केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हकीम अजमल खां के बारे में देख ले तो 1864 से 1927 के बीच में इनका जो है जीवन काल रहा। 1905 में जो है हिंदुस्तानी दवाखाना की स्थापना किए। 1908 में महिलाओं के लिए यूनानी मेडिकल स्कूल खोले। 1921 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर जो है बने और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के ये पैरोकार थे और तीबिया कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है इनके बारे में चर्चाएं थी। यूनानी जो है आयुष मंत्रालय जो है आप जानते होंगे, आयुष मंत्रालय भी बना है। तो आयुष तो A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथिक। तो ये जो है आयुष मंत्रालय भी है इसके लिए। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करने का निर्णय लक्ष्य रखा है। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी जो है आम भाषा में जिसे हम लोग हाथी पाँव कह देते हैं, उसको उसके उन्मूलन के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि 2027 तक इसको निर्धारित किया गया है कि हम इसका उन्मूलन कर देंगे। चलिए व्याख्या को देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो है 10 फरवरी 2025 को 13 स्थानिक राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। 13 राज्यों के चिन्हित 111 जिले में शुरू किया गया जहां लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी स्थानिक है। ये राज्य हैं असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये मुख्य रूप से 13 राज्य चिन्हित किए गए थे। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे हम लोग एलिफेंटिसिस या हाथी पाँव जो है के रूप में जानते हैं, देखते होंगे पाँव किसी किसी का पैर जो है मोटा सा हो जाता है, एक जो है पतला रहता है, एक मोटा हो जाता है, तो वही जो है हाथी पाँव की बात हो रही है। किसी किसी में दोनों हो जाता है। तो फिलीरियोइडिया परिवार से संबंधित जो है गोल कुंडलित और धागे जैसी परजीवी नेमाटोड राउंड वर्म के कारण होता है। तो नेमाटोड जो है परजीवी है, कौन सा? नेमाटोड परजीवी। इसके वजह से जो है ये एलिफेंटिसिस या हाथी पाँव होता है। तो परजीवी कौन सा है? नेमाटोड। ये आप याद रखेंगे। नेमाटोड संक्रमित मच्छरों के काटने से भी फैलता है, यानी जूनोटिक बीमारी है। रोग का लक्षण जो है क्या होता है? तो बचपन में संक्रमित, लेकिन बीमारी के लक्षण युवावस्था में दिखते हैं। संक्रमित व्यक्ति के अंगों में सूजन आ जाती है और विश्व में हाथी पाँव के 40% से अधिक मामले भारत में पाए जाते हैं। हाथी पाँव रोग के उन्मूलन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 में हाथी पाँव रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य योजना भी बनाई थी, जो एपेल्फ नामक जो है एक पहल शुरू की गई थी, यानी एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये जो है इसके लिए एक पहल शुरू की गई थी 2018 में। अगला प्रश्न देखें तो भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में जो है ये ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ऊर्जा बाजार के रूप में इसे प्रदर्शित करना है। जो वैश्विक मांग है, साथ ही साथ जो घरेलू मांग है उसे भी पूरा करना है। और इसमें 120 देश से अधिक देश इसमें शामिल हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और अक्षय ऊर्जा के लिए जो है फोकस केंद्र बिंदु रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एआई एक्शन शिखर समिट जो है इसका तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं वो फ्रांस गए हुए हैं, 10 से 11 फरवरी के बीच में गए हुए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने ये जो एआई शिखर सम्मेलन है इसके तीसरे संस्करण का जो है सह अध्यक्षता की, यानी फ्रांस अध्यक्षता कर रहा था, साथ में भारत उसकी सह अध्यक्षता कर रहा था। चलिए 11 फरवरी 2025 को जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ पेरिस, फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री ने की। 10 से 11 फरवरी 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर केंद्रित है। भारत अगले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा, यानी 2026 में जब यह सम्मेलन होगा या अगला जब भी निर्धारित होगा बैठक 2026 से पहले या बाद में, तो उस समय जो है भारत इसकी मेजबानी करेगा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी हम मशीन में इस तरीके का जो है प्रोग्राम डेवलप करें कि वो मानव मस्तिष्क की तरह जो है व्यवहार कर सके, सोच सके और अपना जो है रिस्पॉन्स दे सके। तो
इसी से संबंधित ये तीसरी बैठक थी। ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है यूनाइटेड किंगडम 2023 के बकिंघम शायर में हुआ था, और जबकि 2024 को जो है दक्षिण कोरियाई और यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा सह मेजबानी की गई थी। तो ये सियोल में हुआ था, ठीक है, 2024 वाला। 2023 में यूके में हुआ था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उधर इजराइल और फिलिस्तीन का जो है चल रहा था। तो मैक्सिमम जो है पोटास उर्वरक के रूप में जो है भारत जो है आयात करता है विदेशों से। तो उस समय जब ये मामला चल रहा था, तो अभी गेहूं के फसल की बुआई के समय जो है पोटास की कमी देखी जा रही थी, लेकिन सरकार ने उसके लिए कुछ कदम भी उठाए थे और किसानों को बताया था कि पोटास की कमी जो है या उर्वरकों की कमी जो है आप लोगों को नहीं होने दी जाएगी। और अभी जो है पंजाब के 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें पोटास के भंडार की खोज हुई है। तो पूछ रहा है कौन से, तो फाजिल्का, मुक्तसर साहिब, पटियाला, जालंधर, मोहाली और होशियारपुर। तो यहाँ फाजिल्का और मुक्तसर साहिब में खोज हुई है। इसकी व्याख्या देखें तो पोटास की खोज हाल ही में पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर साहिब जिलों में पोटास के विशाल भंडार की खोज की गई है। पोटास के महत्व की बात करें तो पोटास जो है पोटेशियम क्लोराइड होता है, जो उर्वरकों का प्रमुख घटक होता है। फसलों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक होता है। मुख्य रूप से जो उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है डाला जाता है, पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है। तो ये 3 घटक जो है मुख्य रूप से किसान यूज करते हैं। तो ये उर्वरकों का प्रमुख घटक है जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और इससे जो है जो फसल में चिकनाहटपन होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मिट्टी को भुरभुरी करके रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाता है। तो ये सब इसके गुण हैं। पोटास जो कृषि से जुड़े होंगे वो लोग ज़्यादा समझते होंगे। पोटास का लगभग 90% हिस्सा जो है उर्वरकों में इस्तेमाल होता है, और यह पौधों के स्वास्थ्य और फसल उत्पादन के लिए ज़रूरी है। अब पंजाब राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसके पास पोटास का बड़ा भंडार है। तो पहले कहाँ पर था, राजस्थान में था, अब जो है पंजाब हो गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो है 1974 से 1951 के बीच राजस्थान में पोटास की खोज की थी। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न, भारत ने EFTA यानी यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो है 4 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार जो है टेपा जिसे पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश इस समूह का सदस्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा देश है जो EFTA का सदस्य नहीं है जिसने व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, इंग्लैंड नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो एफ्टा यानी यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो भारत ने एक डेस्क लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, इसके साथ ही साथ लिechtenstein चौथा सदस्य देश है। तो लिख देता हूँ मैं, लिechtenstein है, ठीक है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो है हेल्प डेस्क जो है भारत ने स्थापित किया है EFTA के संबंध में। तो EFTA डेस्क वास्तव में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
के देशों के साथ व्यवसायों के लिए मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क जो है बाजार की जानकारी प्रदान करेगा, समस्याओं को दूर करेगा और व्यापार के विस्तार में सहायता करेगा। EFTA डेस्क जो है भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते का एक प्रमुख घटक है। TEPA जो है व्यापार समझौता भारत और EFTA के बीच 2024 में संपन्न हुआ था। TEPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो पहला बाध्यकारी मुख्य व्यापार समझौता के तहत जो है, इस समझौते के तहत जो है अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न प्रदान करने का वादा किया गया है। टैरिफ में कमी करने की घोषणा की गई थी कि 92.2% टैरिफ लाइन्स को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी देख रहे होंगे अमेरिका किस तरीके से जो है टैरिफ लगा रहा है, तो इसमें भी ये प्रावधान रखा गया था कि टैरिफ को समाप्त किया जाएगा। साथ ही EFTA देशों के निर्यात की जाने वाली 92.2% वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इससे भारत के 99.6% निर्यात को लाभ मिलेगा। बाजार पहुंच भी बढ़ेगी। 100% गैर कृषि उत्पादों को बिना अवरोधक के EFTA बाजार में पहुंच प्रदान की गई है। वहीं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच में टैरिफ से जुड़ी रियायतें दी गई है। तो यहाँ पर बात क्या हो रहा है, गैर कृषि उत्पादों को, ठीक है, और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को, इसकी बात हो रहा है। चलिए, सेवा उत्पाद की पहुंच का विस्तार होगा। जैसे EFTA ने सेवा क्षेत्र के व्यापार में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की है। मोड 1 के रूप में क्या है कि सेवाओं की डिजिटल रूप में डिलीवरी होगी। मोड 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, वाणिज्यिक उपस्थिति, यानी EFTA देशों में भारतीय कंपनियों को अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति मिलेगी। मोड 3 के अंतर्गत EFTA देशों में सेवा क्षेत्र से जुड़े भारतीय कामगारों को अस्थायी प्रवास की सुविधाएं प्रदान होगी। बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जो है IPR के मजबूत संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स समझौते के अनुरूप है। पेशेवरों को मान्यता मिलेगी। जैसे EFTA देशों में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को मान्यता दी जाएगी। वस्तु उत्पत्ति के नियम एवं व्यापार संबंधी उपाय में सुचारू व्यापार सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादों के हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन्स के तहत समझौते में शामिल देशों के मूल उत्पादों को ही इस समझौते का लाभ मिलेगा। ट्रेड रेमेडीज क्या है, तो इसके तहत जो है आयात से घरेलू उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो टेपा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार पर कठोर नियमों की वजह से भारत के जेनेरिक दवा उपयोग को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में EFTA देशों के बीच व्यापार असंतुलन की स्थिति हो सकती है। स्विट्जरलैंड से सोने का अधिक आयात इसकी एक बड़ी वजह है। ऐसे में भारत सरकार को इन समझौते के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। गौरतलब है कि 16 वर्षों की लंबी वार्ता के बाद यह मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। इससे जाहिर होता है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अधिक रहे हैं। भविष्य में ये मतभेद चुनौती पेश कर सकते हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बारे में थोड़ा सा देख लें तो EFTA का गठन 1960 में हुआ था। यह आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जो है मुख्य व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। इसके बाद नॉर्वे का स्थान है। यानी भारत के साथ जो सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है EFTA देशों में, यानी इन 4 देशों की बात कर रहा है, तो इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉर्वे है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। यह मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस पहल के तहत उड़ान भर रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, गलत पूछ रहा है, तो इसमें कोई भी गलत
नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न तो 1 न ही 2, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। व्याख्या देखें तो क्लासिक कंट्री बैलेड घोस्ट राइडर्स इन द स्काई में एक चरवाहे को एक भयावह दृश्य प्राप्त होता है। गायों का शैतान का झुंड बादलों के बीच से गरजता हुआ गुजर रहा है, जिन्हें आसमान से उस रेंज पर आग उगलते घोड़ों पर सवार होकर हमेशा सवारी करनी होगी। ये घोस्ट राइडर इन द स्काई के बारे में बोल रहा है। 15 जनवरी को पूर्वाह्न 1:11 EST पर टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित चंद्र लैंडर ब्लू घोस्ट अपने स्वयं के ज्वलंत घोड़े पर सवार होकर एक स्पेस एक्स फाल्कन 9, तो यहाँ पर स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से आकाश में उड़ान भरी, जो अपोलो कार्यक्रम के अंत के बाद से चंद्रमा पर सिर्फ दूसरा US सॉफ्ट लैंडिंग बनने की मिशन पर था। यानी अपोलो जो है, अपोलो कार्यक्रम के तहत जो है, मिशन के तहत जो है USA ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और वहाँ पर मानव भेजे थे। और अभी जो बात कर रहा है वो ब्लू घोस्ट की बात कर रहा है। तो अगले 4 हफ्तों में जो है उस मिशन को घोस्ट राइडर इन द स्काई या ब्लू घोस्ट मिशन 1 कहा जाएगा, जो अपने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर दूर दूर तक परिक्रमा करते हुए देखेगा। नासा द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक उपकरणों के एक सेट को लेकर ब्लू घोस्ट फिर जो है चांद पर एक चक्कर लगाएगा। यह मिशन जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल के तहत उड़ान भर रहा है, जो देश के महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मून प्रोग्राम के हिस्से के रूप में निजी फर्मों को ऐसे उपकरणों और चंद्र आपूर्ति की डिलीवरी को संभालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। फायरफ्लाई एरोस्पेस के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम निदेशक रे एलेंसवर्थ कहते हैं कि चांद हमारे सौर मंडल जाकर आप सीख सकते हैं कि कैसे उत्पादक बने। ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो है फायरफ्लाई के लिए एक नया अध्याय है, जिसने अपना रॉकेट विकसित किया है और लॉन्च किया है, लेकिन इससे जो है पहले कभी भी चंद्रमा पर कुछ भी नहीं उड़ाया है। ब्लू घोस्ट मिशन को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने बनाया है। फाल्कन 9 रॉकेट्स ने इसको लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, और नासा के आर्टेमिस मिशन का चरण जो है चांद पर मनुष्य को वापस उतारना है। इसका गंतव्य चंद्रमा है और 2 मार्च को ये चंद्रमा पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल के GMR हवाई अड्डा शामिल हुआ है। पर्यावरणीय सततता GAL संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है हमारा। चलिए, GMR एयरपोर्ट लिमिटेड यानी गेल ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होकर अपने सतत विकास और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस साझेदारी के माध्यम से गेल ने UNGC के 10 सिद्धांतों जैसे मानव अधिकारों, श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के साथ अपने संचालन को संरेखित करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही गेल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह वैश्विक सततता एजेंडे में योगदान दे सके। GMR एयरपोर्ट्स की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का क्या अर्थ है? तो UNGC में शामिल होकर GMR एयरपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। कंपनी ने UN के 10 सिद्धांतों को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में शामिल करने का वादा किया है, ताकि वह वैश्विक सततता मानकों को पूरा कर सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO क्रिस्टोफ स्लेनमैन ने इस कदम को एक विश्व स्तरीय और सततता प्रेरित एयरपोर्ट बनाने के उनके दीर्घकालिक मिशन से जोड़ा है। GMR एयरपोर्ट पर्यावरणीय सततता को कैसे सुनिश्चित करता है, इसके बारे में देखें तो पर्यावरणीय सततता गेल के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी GMR प्रबंधित एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन बिल्डिंग, यहाँ प्री नहीं होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा
कंपनी ऊर्जा कुशल प्रणालियों, अपशिष्ट कम करने के कार्यक्रमों और पर्यावरण मित्र डिजाइन में निवेश कर रही है। जीएमआर एयरपोर्ट्स वैश्विक विस्तार कैसे कर रहा है? तो जीएमआर एयरपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 में 121 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा कर रहा है। इसके अलावा कंपनी जो है दक्षिणी दिल्ली और हैदराबाद, गोवा, मेदन यानी इंडोनेशिया में प्रमुख एयरपोर्ट्स का संचालन करती है और आगे विस्तार करने की योजना बना रही है। जीएल भोगपुरम और कीट ग्रीस में नए एयरपोर्ट का विकास कर रहा है और मकटन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलीपींस को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। यह कदम जीएल की भविष्य निरंतर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो वैश्विक सततता मानकों के साथ अपने संचालन को संरेखित करके पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार विमानन क्षेत्र का समर्थन करता है। आज का सेशन का अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण रूस ने किया। इसका उद्देश्य जो है मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य के खिलाफ एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ HEL की कार्यक्षमता प्रदर्शन क्षमता को सत्यापित करना है। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तो यहाँ पर जो है पहला कथन बोल रहा है हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण रूस ने किया, तो रूस ने नहीं किया है, अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो ये कथन हमारा जो है गलत हो जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य के खिलाफ एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ HEL की कार्यक्षमता प्रदर्शन क्षमता को सत्यापित करना है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो अमेरिकी नौसेना ने अपने एक युद्धपोत से एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर एवं निगरानी प्रणाली के साथ हाई एनर्जी लेजर नामक लेजर हथियार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूएस सेंटर फॉर काउंटर मेजर्स की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित ड्रोन को नष्ट करने वाले लेजर को फायर करते हुए एक अविश्वसनीय तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बिना तारीख वाली इस तस्वीर में समुद्र के बीच में USS प्रीबल से लॉन्च की जा रही युद्धक लेजर तकनीक को कैद किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य के खिलाफ एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ HEL की कार्यक्षमता प्रदर्शन और क्षमता को सत्यापित करना और मान्य करना है। विभाग के परीक्षण और मूल्यांकन के बारे में कोई अन्य जानकारी या खुलासा नहीं किया गया है। हेलिस लेजर हथियार के बारे में जान लें तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि 2024 का परीक्षण उभरते खतरों से निपटने के लिए कम लागत वाले हथियारों को तैनात करने के वाशिंगटन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिपोर्टों के अनुसार जो है प्रयोग अर्ली बर्ग श्रेणी के विध्वंसक USS प्रीबल पर किया गया था। यह जो है 2024 में हवाई लक्ष्यों के खिलाफ अपने स्वयं के लेजर हथियार ड्रैगन फायर के परीक्षण के बाद है, जिसने कथित तौर पर कई मील जो है दूर से आने वाली ड्रोन को नष्ट कर दिया था। लॉकहीड मार्टिन द्वारा अमेरिका के लिए जो है विकसित हेलियोस इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस के साथ हाई एनर्जी लेजर 60 किलोवाट के उच्च ऊर्जा वाले लेजर का प्रयोग करता है। यह उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार तेजी से हमला करने वाली नौकाओं, ड्रोन और मिसाइलों सहित खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका किस लिए डिज़ाइन किया गया है? तो उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार तेजी से हमला करने वाली नौकाओं, ड्रोन और मिसाइलों सहित खतरों को इसे जो है नष्ट करना है। अगला प्रश्न देखें तो फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर 12वां स्थान मिला है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को 12वां स्थान मिला है। इस सूची में अमेरिका प्रथम तो वहीं चीन दूसरे स्थान पर है। तो पहला जो है अमेरिका है, दूसरा जो है चीन है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग जो है नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति
वैश्विक संगठन और सैन्य ताकत जैसे महत्वपूर्ण कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है। तो कौन कौन से पिलर्स हैं? नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, वैश्विक गठबंधन, सैन्य ताकत जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं इसमें। इस अध्ययन को वाटसन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टीन और बीएबी ग्रुप के शोधकर्ताओं ने यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट के साथ मिलकर विकसित की है। तो किसके साथ विकसित की है? यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट के साथ मिलकर के की है। किसने की है? वाटसन स्कूल के प्रोफेसर ने। फोर्ब्स की इस सूची पर आलोचना भी हो रही है क्योंकि इसमें भारत जैसे उभरते हुए वैश्विक शक्ति को बाहर कर दिया गया है, जबकि कुछ छोटे देशों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं भारत दुनिया की जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर आता है। भारत इसमें जो है 12वां स्थान प्राप्त करते हुए सकल घरेलू उत्पाद $3.55 ट्रिलियन तक है। वहीं जनसंख्या लगभग 1.43 बिलियन है। हालांकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत जो है एक है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो ये जो है ईरान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश ईरान ने 1000 किमी वाली एंटी वारशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान द्वारा अनावरण की गई इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज जो है 1700 किलोमीटर बताई गई है। यह जानकारी अर्ध सरकारी फार्म एजेंसी ने दी है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने फार्स के हवाले से बताया है कि एतेमाद नामक इस मिसाइल का अनावरण राजधानी तेहरान में रक्षा मंत्रालय के एरोस्पेस उद्योगों की एक प्रदर्शनी में राष्ट्रपति मसूद के दौरे के दौरान किया गया। वहीं इस महीने की शुरुआत में IRGC ने एक भूमिगत मिसाइल का अनावरण किया था, जिसमें उन्नत ईरानी मिसाइलें रखी गई जो सभी तरल ईंधन से चलती हैं। इसके कुछ दिन बाद जो है IRGC की नौसेना ने विभिन्न लड़ाकू जहाज़ों को समायोजित करने वाले भूमिगत बेस का अनावरण किया। IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी द्वारा ये घोषणा की गई, बताया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो 23-24 की बात कर रहा है। इस दौरान जो है भारतीय निर्यात में जिस देश को जो है सर्वाधिक भारत जो है निर्यात किया है वो कौन सा है? USA है। इसकी व्याख्या को देखें तो अपने विविध निर्यातों के लिए जाना जाने वाला भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुका है। जुलाई 2024 तक आर्थिक जटिलता वेधशाला ने OEC ने बताया कि भारत प्रदर्शन जो है भारत का निर्यात प्रदर्शन होगा। यहाँ निर्यात प्रदर्शन 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उल्लेखनीय आंकड़े तक पहुंच गया है। यह राशि भारत के निर्यात पोर्टफोलियो की व्यापकता और ऊर्जा के कच्चे माल से लेकर प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्र में वैश्विक मांग को पूरा करने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं। भारत के निर्यात बाजार की विविधता बाजार जो है विविधतापूर्ण है क्योंकि बहुत सारे उत्पाद यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। यह भारत के जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के इसके निर्यात गंतव्यों का बड़ा हिस्सा है। USA जो है भारत का जो है चीन जैसे बड़े निर्यात बाजार बना हुआ है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 10% हिस्सा है। प्रमुख निर्यात श्रेणियों में फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र शामिल हैं, जो अमेरिकी उपभोक्ता और औद्योगिक मांग को काफ़ी हद तक पूरा करते हैं। चीन भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है।
चाइना ब्रीफिंग के अनुसार 2023 में चीन को भारतीय निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। ये दोनों देशों के बीच जो है व्यापार लचीलेपन को दर्शाता है। आज के सेशन का जो है एक्स्ट्रा पॉइंट, अभी जो है आपने देखा होगा कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने की बात आ रही थी। तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में ये प्रमुख पॉइंट है, आज के बारे में बिंदु है। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356, जिसे राज्यपाल शासन के रूप में भी जाना जाता है, उस अवधि को संदर्भित करता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। तब जो है किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो क्या होता है कि ये जो है संघात्मक ढांचे को न दिखा करके एकात्मक ढांचे को दिखाता है कि भारतीय संविधान जो है, भारत का राज्य व्यवस्था जो है एकात्मक है, उसे प्रदर्शित करता है। यह वह अवधि है जब राज्य सरकार की स्वायत्तता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाती है और केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण ग्रहण कर लेता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल को निलंबित करने और राज्यपाल के कार्यकाल के माध्यम से राज्य पर शासन करने का अधिकार मिल जाता है। सत्ता के इस केंद्रीकरण का उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना, शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करना। जब नियमित राज्य मशीनरी काम करने में असमर्थ हो जाए तब जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये कुछ प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 355 से 357 तक, भाग 19 में अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इन अनुच्छेदों तथा उनके विषय वस्तु को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। जैसे कि 355 कहता है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 कहता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 357 क्या कहता है कि 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है, तो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव दिखाई देता है। तो राष्ट्रपति शासन लगने के क्या क्या आधार हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 355 के अनुसार भारतीय संविधान केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यह वह कर्तव्य है जिसके निर्वहन में केंद्र सरकार जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 आधारों पर की जा सकती है, अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत प्रावधान। तो ये प्रावधान क्या है अभी हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिए बस बेसिक स्टैटिक जानना ज़रूरी था, क्योंकि मणिपुर से संबंधित ये मामला चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। जय हिंद।